नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेस के ऑनलाइन प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन। रीट शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे या शिक्षण विधियां वाले टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे थे। ये जो आज हम जो टॉपिक कराने जा रहे हैं उसका नाम है कक्षा कक्ष की प्रक्रिया, क्रियाकलाप एवं विमर्श। इस वाले टॉपिक की एक क्लास पहले हो चुकी है जिसमें हमने कक्षा कक्ष की प्रक्रिया के बारे में पढ़ा था कि कक्षा कक्ष की प्रक्रिया क्या होती है, कक्षा कक्ष की प्रक्रिया में कौन कौन सी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। वैसे तो शिक्षण के दौरान की जाने वाली समस्त क्रियाएं उसमें सम्मिलित होती हैं जो कक्षा कक्ष के अंदर की जाती हैं। उससे पहले की पूर्व तैयारी जो शिक्षक करके आता है, बच्चे के मनोविज्ञान को वो समझता है, पढ़ा हुआ होता है उसका मनोविज्ञान, वो पाठ योजना तैयार करके आता है कि मुझे कौन सी शिक्षण विधि से पढ़ाना है, कौन सी विषय वस्तु पढ़ानी है, कितना पढ़ाना है, ये सारी चीज़ें वो तय करके आता है। इसके बाद में कक्षा कक्ष की प्रक्रियाएं होती हैं जिसमें वो बच्चों से इंटरेक्शन करता है। अंतःक्रिया होती है बच्चों और शिक्षक के बीच में, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों को विषय वस्तु से परिचित कराना और जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। अब जैसे अपन सामाजिक विज्ञान के उद्देश्यों की अगर अपन बात करें तो सामाजिक विज्ञान के उद्देश्यों में हमने पढ़ा है कि सामाजिकता का विकास करना, उचित नागरिक उसको बनाना, सच्ची नागरिकता बच्चे में डेवलप करना, उसको आसपास के पर्यावरण की चीज़ों से प्रभावित होना और कैसे वो प्रभावित करता है, उन चीज़ों में सामंजस्य कैसे वो बिठाएगा, भविष्य की चुनौतियों को वो कैसे स्वीकार करेगा, वो सारी चीज़ें। और इसके साथ साथ में उस विषय वस्तु के ज्ञान को ग्रहण करके या उस विषय वस्तु को ग्रहण करके उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आएंगे, ये सारी चीज़ें कक्षा कक्ष के दौरान होती है। उसके पश्चात मापन और मूल्यांकन, जो कि कक्षा कक्ष की प्रक्रिया के बाद का हिस्सा है, हालांकि है कक्षा कक्ष की प्रक्रिया में, उसमें मापन और मूल्यांकन के द्वारा छात्रों का निदान और उपचार किया जाता है। ये सारी गतिविधियां, ये सारी जानकारी हम पिछली कक्षा में ले चुके हैं। अब इसके आगे के जो टॉपिक है मुख्य रूप से जिसमें क्रियाकलाप और विमर्श पर हम आज चर्चा करेंगे। ये इस चैप्टर की दूसरी क्लास है, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले जैसा कि आपको पता ही है कि हम कोई भी विषय पढ़ते हैं तो उस विषय के बारे में हमें सामान्य जानकारी होना ज़रूरी है। जैसा कि हमने मैं देख पा रहे हैं इस क्लास में कि क्रियाकलाप एवं विमर्श, जो कि हमारा आज की क्लास का प्रकरण है, टॉपिक है, नाम से ही पता चलता है। क्रियाकलाप को गतिविधि कह दो, एक्टिविटीज कह दो, इसका अर्थ है एक्टिविटीज या गतिविधि। एक होता है विमर्श, जो कि चर्चा का ही एक रूप है। विमर्श का मतलब होता है एक विशेष उद्देश्य के लिए की गई चर्चा विमर्श कहलाती है। ये एक बौद्धिक प्रक्रिया है। दो टॉपिक में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये लेवल 2 में भी है और लेवल 1 के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। लेवल 1 के विद्यार्थी भी इसको देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो देखिए, टॉपिक को पढ़ने से पहले 2-3 चीज़ों की जानकारी होना जरूरी है कि जिस टॉपिक को आप पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, मतलब या उसका अर्थ क्या है, उसका आशय क्या है, शाब्दिक रूप से भी और उसका अशाब्दिक रूप से, भावात्मक रूप से, व्यापक रूप से उसका अर्थ क्या है। इसके अलावा हम इसमें यह भी पढ़ेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या हैं, कि एक अच्छे क्रियाकलाप की क्या विशेषता होती है। ऐसे ही नहीं कि हमने किसी बच्चे को काम में लगा दिया और उसका कोई उद्देश्य ही ना हो। एक अच्छा क्रियाकलाप क्या होना चाहिए ये शिक्षक को पता होना चाहिए, ताकि वो बच्चों को बहुत सही दिशापूर्ण जो है उनको क्रियाकलाप एक्टिविटीज दे सके, ताकि बच्चे उस एक्टिविटीज को करने के बाद में अपनी लाइफ में वो या अपने व्यवहार में वो परिवर्तन ला सके जिनकी अपेक्षा उस एक्टिविटी से की गई है। ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ के उद्देश्य पढ़ेंगे कि क्रियाकलाप के क्या उद्देश्य होते हैं या क्या लाभ होते हैं। कि ऐसे ही तो नहीं कहीं कि एक्टिविटीज ऐसे ही करा ली जाती हैं। स्कूल्स में एक्टिविटीज के नाम पे प्राइवेट स्कूल में फीस ली जाती है, सरकारी विद्यालयों में भी एक्टिविटीज कराई जाती हैं। उनकी क्या मायने होते हैं, क्या उद्देश्य होते हैं, और क्योंकि आप जो है भविष्य के शिक्षक हैं और परीक्षा में ये चीज संबंधित है, इसलिए आपको प्रैक्टिकली ये चीजों की जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि क्रियाकलाप के प्रकार कितने होते हैं। 2 प्रकार होते हैं क्रियाकलाप के, एक बार बता देता हूं मैं यहाँ पे आपको, आगे भी इन पर चर्चा करेंगे। एक तो होते हैं शैक्षणिक क्रियाकलाप, शैक्षणिक, और दूसरे होते हैं सह शैक्षणिक।
अब देखिए, अब क्रियाकलाप का टॉपिक जब भी आपके दिमाग में आएगा तो आप ये मान के चलें कि क्रियाकलाप में शैक्षणिक गतिविधियां और सह शैक्षणिक को करिकुलर, जो पाठ्यक्रम के अलावा जो गतिविधियां होती हैं वो भी इसमें शामिल होती हैं। तो ये दिमाग में रखें आप। चलिए देखते हैं क्रियाकलाप का अर्थ क्या है। सबसे पहले अपन इस चीज पे चर्चा करते हैं। तो क्रियाकलाप का अर्थ क्या है? देखिए, पूर्व निर्धारित शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षक व शिक्षार्थी के मध्य कक्षा कक्ष में होने वाली क्रियाएं। देखिए, एक दृष्टि से तो ये सीधा सीधा ये पता चल रहा है कि कक्षा कक्ष में होने वाली क्रियाएं या गतिविधि क्रियाकलाप कहलाती हैं, एक्टिविटीज कहलाती हैं। पूर्व निर्धारित, अब एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट है कि पूर्व निर्धारित शिक्षण उद्देश्य, यानी कि कोई भी हम काम करते हैं हमारी लाइफ में, उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है, उद्देश्य होना भी चाहिए। तो इन गतिविधियों का या इन क्रियाकलापों का कुछ पूर्व निर्धारित उद्देश्य होता है, जिनको प्राप्त करने के लिए शिक्षक और शिक्षार्थी कक्षा कक्ष के अंदर कुछ क्रियाएं करता है, उनको क्रियाकलाप कहा जाता है। वो सामान्य सी भाषा में कि बच्चा विद्यालय जाता है, विद्यालय में स्कूल में जो भी एक्टिविटीज होती हैं कक्षा कक्ष में, वो सारे के सारे क्रियाकलाप होते हैं। अब एक चीज और, यहाँ पे कक्षा कक्ष में होने वाली क्रियाएं लिखा हुआ है, तो आप ये मान के चलें कि ऐसा नहीं है कि केवल कक्षा की चार दीवारी के अंदर होने वाली क्रियाएं ही क्रियाकलाप हैं। यानी कि एक शिक्षण से जुड़ी हुई जितनी भी क्रियाएं हैं, चाहे वो कक्षा कक्ष के अंदर हो रही हो, चाहे वो कक्षा कक्ष के बाहर विद्यालय प्रांगण में हो रही हो, चाहे वो विद्यालय प्रांगण से भी दूर कहीं और दूसरी जगह बच्चा कोई अगर प्रोजेक्ट वर्क कर रहा है या कोई पर्यटन विधि से वो कहीं घूमने गया है, तो वो भी एक तरह से क्रियाकलाप का ही हिस्सा होती है। ये चीज अपने दिमाग में बिठा के चले। तो कक्षा कक्ष बोला है, यही जाता है कि कक्षा कक्ष, क्योंकि वो शिक्षण से संबंधित क्रियाएं होती हैं। चलिए, तो क्रियाकलाप का अर्थ सामान्य रूप से समझ में आ गया कि कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए कक्षा कक्ष के अंदर या शिक्षक और शिक्षार्थी के अंदर अंतर्गत जो अंतः क्रिया होती है उनके मध्य में वो क्रियाकलाप होती है। ठीक है, विमर्श को एक बार यहां हम समझ लेते हैं। वैसे ये चर्चा का ही एक रूप होता है जो कि हमने आपको बताया है, डिस्कशन या चर्चा इसको कहा जाता है। अधिगम आधारित, देखिए अधिगम आधारित स्व उद्देश्य बौद्धिक प्रक्रिया विमर्श कहलाती है। पहला कि ये अधिगम आधारित होता है, यानी कि इसमें कोई ना कोई अधिगम या लर्निंग होना जरूरी है। हम ऐसे ही अगर सामने वाले से बातचीत कर रहे होते हैं जो जिसका कोई उद्देश्य नहीं होता है, जिसका कोई अधिगम नहीं होता है, जिससे उसको कहेंगे बकवास, कि फालतू की वो बकवास कर रहे हैं, और बोलते भी हैं घर वाले कई बार कि क्या बकवास कर रहा है। तो मतलब ऐसी बातें जिनका कोई उद्देश्य ना हो वो बकवास होती हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं विमर्श की, इनसे अधिगम होना जरूरी है, यानी कि ये अधिगम आधारित होनी चाहिए। दूसरी बात, इनका कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। विमर्श या चर्चा जब होती है जब हमें किसी समस्या का समाधान करना होता है, या हमें किसी समस्या के या किसी विषय वस्तु के किसी पक्ष पर हमें बातचीत करनी होती है, कुछ निष्कर्ष निकालने होते हैं, वहां ये प्रक्रिया, विमर्श की प्रक्रिया, चर्चा की प्रक्रिया काम आती है। तीसरी बात है कि ये एक बौद्धिक प्रक्रिया है, यानी कि विमर्श करते समय केवल मुंह से जबान निकालना या ध्वनि निकालना या कुछ भी सेंटेंस निकालना विमर्श नहीं है। विमर्श का मतलब बौद्धिक कह दिया, तो बौद्धिक का मतलब यहां तर्क और चिंतन अपने आप ही जुड़ जाता है कि ये तार्किक प्रक्रिया, तर्क कह दो या तार्किक प्रक्रिया भी इसको कह सकते हैं। अपन इसमें कुतर्क नहीं कर सकते कि मन में आए जो बात हम कर लें। विमर्श का मतलब होता है टू द पॉइंट बात करना, किसी विषय से संबंधित उन बातों को रखना जो उस विषय से संबंधित होती हैं। अगर मान लो जैसे किसी भी समस्या को लेकर के कक्षा में कोई विमर्श हुआ, तो शिक्षक वो प्रश्न बच्चों के सामने ऐसे समस्या के रूप में देगा, और बच्चे अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं उस समस्या के बारे में जितना वो जानते हैं वो शिक्षक को बताएंगे। शिक्षक सबकी प्रतिक्रियाएं सुनेगा और अंत में एक निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि देखिए बच्चों, आपकी सब बातों से ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि इसका मतलब ऐसे होता है या इस समस्या का समाधान ऐसे किया जा सकता है। तो बच्चे क्या करेंगे, उसका अधिगम करेंगे, बच्चे अपना दिमाग लगाएंगे, दिमाग से समझेंगे कि वो चीजों को, यानी कि वो तार्किक होती है, तार्किक या चिंतन होता है, ये बौद्धिक प्रक्रिया होती है विमर्श। अच्छा, ये विमर्श वाला जो टॉपिक है, ये चर्चा की जो शिक्षण विधियां जो हम पढ़ने वाले हैं, उन शिक्षण विधियों में विमर्श के नाम से, चर्चा के नाम से, डिस्कशन के नाम से
कुछ प्रकार बताए गए हैं इनके, पैनल चर्चा, सिंपोजियम इत्यादि जो भी हैं, उनकी चर्चा हम अलग से शिक्षण विधियों में करेंगे। तो इस वाली क्लास के अंतर्गत मुख्य रूप से, क्योंकि प्रश्न ज्यादातर क्रियाकलाप से आते हैं, कौन कौन से क्रियाकलाप होते हैं, इसका अर्थ क्या होता है, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, प्रकार और उद्देश्य क्या होते हैं, उन पर हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए, यहाँ पे हमने समझा क्रियाकलाप का अर्थ क्या होता है। ठीक है, अब देखिए एक और जरूरी बात, क्रियाकलाप या विमर्श। अब इसमें से विमर्श को तो आप हटा दीजिए, क्रियाकलाप, क्रियाकलाप के अवयवों की यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं। यहां पर लिख रहे हैं क्रियाकलाप के अवयव, घटक भी इनको बोला जा सकता है, फैक्टर भी बोला जा सकता है। क्रियाकलाप के क्या फैक्टर होते हैं, मतलब अभी अपन ने कुछ चर्चा की, कुछ बातों की, मतलब कि शिक्षक होता है, शिक्षार्थी होते हैं, कोई एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, तो कौन कौन सी चीजें इसके अंदर आती हैं, बिल्कुल अभी बातों से ही आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहली चीज है कि क्रियाकलाप के अंतर्गत शिक्षक का इन्वॉल्वमेंट होना आवश्यक है। अगर शिक्षक नहीं होगा तो वो क्रियाकलाप दिशाहीन हो जाएगा और बच्चे अपनी दिशा से भटक जाएंगे, क्रियाकलाप का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है शिक्षक। दूसरा है शिक्षार्थी, क्योंकि क्रियाकलाप किनके लिए कराया जा रहा है, जिस उद्देश्य के लिए कराया जा रहा है वो उद्देश्य संबंधित होता है विद्यार्थियों से, क्योंकि उद्देश्य क्या होता है, अधिगम। हमें पता है कि हम सीखने के लिए या अधिगम के लिए ये क्रियाकलाप कर रहे हैं, कोई ऐसी टाइम पास के लिए तो हम क्रियाकलाप कर नहीं रहे। तो इसका एक उद्देश्य होता है अधिगम, और उस अधिगम कर्ता यानी कि उसको कहा जाता है शिक्षार्थी के लिए होता है। तो दूसरा फैक्टर हो गया इसमें शिक्षार्थी। तीसरा होता है पाठ्यक्रम, यानी कि जो भी गतिविधि हो रही है वो पाठ्यक्रम आधारित हो तो अच्छी बात है, या कहें कि जो विषय वस्तु है उससे संबंधित होना जरूरी है। अगर पाठ्यक्रम में, सिलेबस में कोई एक्टिविटीज नहीं है और बच्चे को वो हम एक्टिविटीज करा रहे हैं तो वो एक तरह से मतलब निरर्थक हो जाएगी, या जिस उम्र में वो एक्टिविटीज बच्चे को जिस क्लास में करनी चाहिए, अगर आगे की क्लास की एक्टिविटीज हम कराएंगे तो वो उस समय उस वर्ष के लिए बच्चे के लिए लाभदायक नहीं होगी। इसलिए पाठ्यक्रम आधारित एक्टिविटीज होनी चाहिए। ठीक है, पाठ्यक्रम आधारित। चौथा अवयव है इसमें कक्षा कक्ष, क्योंकि अब यहाँ कक्षा कक्ष का कहने का मतलब ये नहीं कि ये 4 दीवारों से बना हुआ एक कमरा। यहाँ कक्षा कक्ष का मतलब है कि वो स्थितियां जो कक्षा कक्ष में होनी चाहिए, एक बोर्ड होना चाहिए। शिक्षक क्योंकि व्याख्यान विधि से पढ़ाएगा पर अपने बोर्ड पे कुछ चीजें, चार्ट, मॉडल इत्यादि वो प्रदर्शित करेगा, तो बोर्ड भी होना चाहिए, चार्ट, मॉडल, सहायक सामग्री भी होनी चाहिए। तो कक्षा कक्ष का मतलब यहाँ होता है कक्षा कक्ष प्लस सहायक सामग्री। कक्षा कक्ष प्लस सहायक सामग्री, ये चीजें, ये 4 अवयव हैं मुख्य रूप से। अब ये देखिए कि यहाँ पर क्रियाकलाप के अंतर्गत ये 4 शिक्षक हो गया, या 4 अवयव या घटक हो गए। कौन कौन से? पहला शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण होता है ये। लेकिन अब देखिए क्रियाकलाप के अंतर्गत, क्योंकि क्रियाकलाप शब्द जो है वो अपने आप में एक तरह की विधि होती है जिसको अपन कह रहे हैं एक्टिविटीज, या आप ये समझो कि बच्चा इसमें करके सीख रहा है। तो यहाँ शिक्षक की भूमिका, प्रश्न आता है सीधा कि क्रिया आधारित गतिविधियों या क्रियाकलाप में शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए। तो वहां पे एक सहयोगकर्ता की या सहायक की भूमिका में शिक्षक को होना चाहिए, या मार्गदर्शक की भूमिका में होना चाहिए, सुपरवाइजर की भूमिका में होना चाहिए। अगर शिक्षक वहां पर सब चीजों को डोमिनेट करने लग गया तो बच्चे, शिक्षार्थी उस क्रियाकलाप में सक्रिय नहीं हो पाएंगे और वो केवल शिक्षक केंद्रित बन करके रह जाएगी क्रिया। तो बच्चे जिस मुख्य उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं, अधिगम के लिए, वो अधिगम नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहां शिक्षक होता है एक सहायक की भूमिका में। इसको हम सहायक की भूमिका कह सकते हैं, सहायक की भूमिका निभाता है ये, या इसको हम कह सकते हैं मार्गदर्शक। ठीक है, दिशा देने के लिए होता है शिक्षक। ये शिक्षार्थी जो अधिगम करते हैं ये क्या करते हैं? करके सीखना, क्योंकि खुद करते हैं उसमें। ये क्या करते हैं?
करके सीखने के सिद्धांत पे काम करते हैं। तो करके सीखना लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग ये हो गया अधिगम, और करके सीखना तो लर्निंग बाय डूइंग हो गया। कक्षा, कक्ष का मतलब होता है वो स्थितियां जहां बालक बिल्कुल किसी अवरोध के बिना उस अधिगम को एकदम केंद्रीभूत होकर के उस चीज को वो सीख सके। और पाठ्यक्रम होता है कि जिस उम्र के, जिस क्लास के बच्चे को वो चीजें पढ़ाई जा रही हैं उनसे संबंधित वो होना चाहिए। तो ये 4 क्रियाकलाप के अवयव हैं। अब देखिए कि हम बार बार कह रहे हैं कि क्रियाकलाप क्यों होते हैं, कुछ शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए होते हैं। तो जरा अपन एक बार शिक्षण उद्देश्यों पर यहाँ एक बार बात करेंगे कि शिक्षण उद्देश्य, वैसे तो हमने ब्लूम ने इनका शिक्षण उद्देश्यों का विभाजन किया था, उस वाली क्लास में हम लोगों ने ब्लूम के जो शिक्षण उद्देश्यों के विभाजन को हमने समझा था। पर एक बार हम देख लेते हैं कि सामान्य रूप से दो शिक्षण उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं। पहला है सामान्य शिक्षण उद्देश्य, दूसरा है विशिष्ट। सामान्य शिक्षण उद्देश्य कैसे प्राप्त होते हैं? ये विद्यालय से बाहर की गतिविधि या भविष्य की चुनौतियों का सामना करने हेतु होते हैं। विद्यालय के बाहर, अब क्लासरूम में टीचर क्रियाकलाप करा रहा है कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, तो क्या लग रहा है मतलब कि वो उसका उद्देश्य मुख्य रूप से क्या है? उसका उद्देश्य, अगर सामान्य उद्देश्य की हम बात करें तो उसका उद्देश्य है कि भविष्य में उस बच्चे को किसी भी चीज को करके सीखने की आदत होनी चाहिए। अगर वो बच्चा सुनकर के भरोसा करने लगेगा और केवल दूसरों की बातों में आने लगेगा तो अपने भविष्य के निर्णय नहीं ले पाएगा, वो अपनी क्षमताओं का आकलन नहीं कर पाएगा। इसलिए यहाँ पर विद्यालय से बाहर की गतिविधि कह दो या भविष्य की चुनौतियों का सामना अगर बच्चा कर रहा है तो ये हैबिट, ये आदत का निर्माण बच्चे में उस क्रियाकलाप से ही होता है। आप याद करो कि हमने क्रियाकलाप जो वर्गीकरण जो किया था उद्देश्यों का, उसमें क्रियात्मक उद्देश्य हमने पढ़े थे। उन क्रियात्मक उद्देश्यों के वर्गीकरण में सबसे अंतिम था आदत का निर्माण करना। अगर बार बार बच्चे को काम करने की आदत हम डालेंगे तो समझो कि वो भविष्य में जब वो आजीविका कमाने के लायक होगा, अपनी जिम्मेदारियां लेने के लायक होगा, तो चीजों को करने में आलस नहीं करेगा। इसलिए यहां पर इन गतिविधियों का उद्देश्य होता है, सामान्य रूप से अगर देखें तो विद्यालय के बाहर की गतिविधि या भविष्य की चुनौतियों का सामना करना। और अगर अपन विशिष्ट उद्देश्यों की बात करें कि जिस समय शिक्षक क्लासरूम के अंदर बच्चे को पढ़ा रहा है या जिस समय शिक्षक बच्चों से एक्टिविटीज करा रहा है, उसका उद्देश्य होगा कि विद्यालय या कक्षा कक्ष की गतिविधि पर आधारित, यानी कि हमें पता है कि अगर हम कोई क्राफ्टिंग करवा रहे हैं, बच्चे से कोई क्राफ्ट करवा रहे हैं, यानी कि बच्चों को बोल रहे हैं कि भैया ये बेकार पेपर है, आप इस पेपर को ले और बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर उपयोगी आकृतियां बनाएं। बच्चा उस पेपर को लेगा और कैंची वगैरह से काट करके उनको बहुत अच्छी आकृति बना के दे देगा, अनुपयोगी चीजों से उपयोगी। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो प्रोजेक्ट हमने उस समय बच्चे को दिया कि बच्चा इस काम को करके कुछ आकार बनाना सीखे, कुछ अपने मन की भावनाओं को एकदम से मतलब वो प्रत्यक्ष करना सीखे, तो ये चीजें उस बच्चे में आ जाएंगी कि वो उस समय की क्लासरूम की गतिविधियों में इन्वॉल्व होगा, तो उस समय के उद्देश्यों को पूरा करेगा। दूसरी बात यह है कि सृजनात्मकता बच्चे में डेवलप करती है। ये चीजें, ये एक्टिविटीज बच्चे को क्रिएटिव बनाती हैं कि बच्चा समूह में काम कर रहा है तो जो भी अपने हिस्से का वो काम है वो काम कर रहा है और उस काम से उसमें आत्मविश्वास की वृद्धि हो रही है, आत्मविश्वास बढ़ेगा उसका कि मैं कर रहा हूं। चाहे वो छोटे समूह में कम ही काम करता है पर उससे बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो कक्षा कक्ष की उस समय की जो गतिविधियां हैं, जो काम प्रोजेक्ट बच्चे को दिया जा रहा है, उन उद्देश्यों की पूर्ति होती है विशिष्ट उद्देश्यों के रूप में। तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा कि क्रियाकलाप के कितने अवयव होते हैं और इन अवयवों की क्या भूमिका इस क्रियाकलाप में या एक्टिविटीज में होती है। चलिए देखिए, ये अगला टॉपिक है जिसकी हमने बात की थी। ये एक अच्छे क्रियाकलाप की विशेषताएं हमने बात की थी कि टॉपिक के बारे में समझ लिया कि क्रियाकलाप क्या होता है, क्या उद्देश्य होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, अवयव कौन कौन से होते हैं क्रियाकलाप के अंदर। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस क्रियाकलाप के लिए हम बार बार कह रहे हैं एक्टिविटीज एक्टिविटीज एक्टिविटीज, तो एक अच्छे क्रियाकलाप की क्या विशेषताएं होती हैं, बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर विशेषताओं पर ध्यान नहीं दिया या उद्देश्य पर ध्यान नहीं दिया तो समझो कि बहुत सारा टाइम हम बच्चों का वेस्ट कर देंगे और बहुत सारी सामग्री, बहुत सारा समय, क्योंकि समय बहुत मूल्यवान होता है। इसलिए एक अच्छे क्रियाकलाप की फीचर्स, जो विशेषताएं हैं, उनको अगर आप शिक्षक को समझ में आ गई तो वो बच्चों के समय का सदुपयोग कर पाएगा। देखिए, एक एक करके इनको हम पढ़ते हैं कि एक अच्छा क्रियाकलाप क्या होता है। इनको विशेषताएं पढ़ रहे हैं अपन क्रियाकलाप की। सबसे पहला है संसाधनों की उपलब्धता। इसका मतलब क्या है?
कोई भी एक्टिविटीज अगर विद्यालय स्तर पे, अब तो ये मानो वैसे तो कक्षा से संबंधित है, पर अगर भविष्य में हम घर में भी बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, सपोज करो किसी का बर्थडे प्लान करना है, किसी का जन्मदिन बच्चे का मनाना है, तो कैसे मनाते हैं हम लोग? प्लान करते हैं ना कि भाई क्या क्या है हमारे पास उपलब्ध, और अब तो वैसे भी कोरोना चल रहा है तो इस समय सामग्री बहुत कम मिल रही है बाजार में, घर में जो भी उपलब्ध है, बर्थडे तो मनाना ही है, केक भी बनाना है, या जो भी कार्यक्रम है करना तो है, गतिविधि तो करनी है, पर किन संसाधनों के आधार पर करनी है वो तय कौन करेगा? संसाधनों की उपलब्धता। जो उपलब्ध संसाधन है, भाई हमने एक्टिविटी कराई ऐसी जो बहुत महंगी है और जो संसाधन ही उपलब्ध नहीं है तो उस एक्टिविटीज होगी नहीं, प्लान ही नहीं कर पाएंगे आप। तो सबसे पहली जरूरत है कि संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर उस एक्टिविटीज को क्रियान्वित किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले प्लान बनाते समय आप ये देख लें कि कौन कौन सी चीजें विद्यालय स्तर पर उपलब्ध होती हैं, कुछ पेपर्स वगैरह उपलब्ध होते हैं, कुछ कैंची वगैरह, चौक वगैरह, या जो भी अनुपयोगी सामान है, क्या क्या चीजें बच्चे ला सकते हैं, वो सारी चीजें उसके आधार पर बच्चों को एक्टिविटीज दी जानी चाहिए। पहली चीज समझ में आ गई होगी। दूसरी चीज होती है इसमें, देखिए दूसरी चीज है विद्यार्थी केंद्रित। अगर आपने संसाधन उपलब्ध हो गए, भाई ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ये एक चक्र की तरह चल रहा है कार्यक्रम, संसाधनों की उपलब्धता हो गई। अब हमें ये भी देखना है, संसाधन मान लो सपोज करो बहुत सारे उपलब्ध हैं, हमें ऐसी एक्टिविटीज करा दी बच्चों से जिसके केंद्र में विद्यार्थी है ही नहीं, टीचर खुद लग रहा है बनाने, तो उसका कोई उद्देश्य नहीं होगा। बच्चों को बनाने दो जैसा वो बना रहा है, अच्छा बुरा जैसा बच्चा सीखेगा। तो सबसे दूसरा महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो है विद्यार्थी केंद्रित। कोई भी क्रियाकलाप विद्यार्थी को ध्यान में रखते हुए बनाया जाना चाहिए, यानी कि उसके केंद्र में विद्यार्थी होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक केवल एक मार्गदर्शक के रूप में रहेगा और विद्यार्थियों की लाभ के लिए ही वो एक्टिविटी संपन्न होगी। अब विद्यार्थी केंद्रित होगी तभी विद्यार्थी उसमें रुचि लेगा। अगर वो विद्यार्थी केंद्र में उसके में है ही नहीं, गुरुजी खुद ही बनाने लग रहे हैं और दो बच्चों को ले लिया, वो एक्टिविटीज करा रहे हैं, बाकी बच्चे मूक दर्शक बन के देख रहे हैं, तो वो गतिविधि नहीं कही जाएगी। तो बच्चा रुचि कब लेगा? जब उसमें विद्यार्थी केंद्रित वो चीज होगी। तो बच्चे इसमें रोचक, अगर कोई एक्टिविटी ऐसी है जो रोचक नहीं है तो बच्चा उसको अनमने मन से करेगा और जो मुख्य उद्देश्य अधिगम का वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए रोचकता होना भी जरूरी है, क्योंकि रुचि एक ऐसा सिद्धांत है, रुचि का सिद्धांत, जो हर काम में जरूरी है। बच्चे को कोई भी काम अगर आप ये कह के कराओगे कि बेटा पढ़ ले, तो उसको लगेगा यार ये तो पढ़ने का काम है, तो उसको वो सही तरीके से नहीं करेगा। लेकिन अगर बच्चों आ जाओ खेलते हैं और फिर अपने खेल में कुछ, चलो आज अपन 4-4 मीनिंग्स पे खेलते हैं, आप तुम भी जैसे होते हैं ना अंत्याक्षरी बोलते हैं जिसको, तो शब्दावली पर अंत्याक्षरी होती है, बच्चे को पता ही नहीं चलेगा, बहुत सारे शब्द वो बच्चा सीख जाएगा। तो रुचि होना जरूरी है। तो रुचि कैसे कौन डेवलप करेगा, रुचि कैसे आएगी, ये शिक्षक पे निर्भर करता है, शिक्षक की योग्यता पे निर्भर करता है कि वो कैसे किसी प्रोजेक्ट में या क्रियाकलाप में रोचकता उत्पन्न करता है। अब देखिए रुचि के लिए एक बहुत बड़ी चीज और है कि प्रभावी या सहज या सरल, कोई भी क्रियाकलाप ऐसा होना चाहिए, इफेक्टिव, प्रभावी होना चाहिए कि बच्चे उसमें इन्वॉल्व होते ही लगे कि मजा आ रहा है, मैं कर रहा हूं। सरल होना चाहिए, सहज होना चाहिए। अगर जटिल हो गया ना कोई क्रियाकलाप तो बच्चे थोड़ा सा काम करेंगे उसमें फिर पीछे हट जाएंगे और अनमने मन से उसको काम करेंगे या नहीं करेंगे। इसलिए रोचकता के बाद में जो अगला बिंदु है वो है प्रभावशीलता या प्रभावी या सहज या सरल। जो भी गतिविधि है वो सरल होनी चाहिए, यानी यहां पर लिख सकते हैं आप कि छात्रों के स्तर के अनुकूल होनी चाहिए, छात्रों के स्तर के अनुकूल, ये भी आप शब्द प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे शब्द बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि मैंने ये यहाँ 7 विशेषताएं लिखी हैं, 15 विशेषताएं भी आप निकाल सकते हो। कॉन्सेप्ट समझ में अगर आ गया आपको तो आपको रटना नहीं है चीज़ों को, बस ये सोचो कि एक्टिविटीज़ में आप कब इन्वॉल्व होते हो, कब आपको वो चीज़ें अच्छी लगती है, कब आप उनको करना पसंद करते हो, जब ये सारी चीज़ें होंगी। और इनके अलावा 2-4 पॉइंट आप भी बना के जोड़ सकते हो। ठीक है, देखिए अगला है, अगर कोई चीज प्रभावी होगी, सरल होगी, रुचि वगैरह सब हो गई उसमें, तो बच्चा उसमें सक्रियता दिखाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एक्टिविटीज का मुख्य उद्देश्य होता है कि उसमें हर बच्चे का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। इसीलिए शिक्षक को उसमें साइड में कर दिया जाता है, शिक्षक केवल मार्गदर्शक होगा और हर बच्चा उसमें सक्रिय रूप से भाग लेगा, तभी उस गतिविधि या क्रियाकलाप का उद्देश्य पूर्ण होगा। अगर आधे बच्चे काम कर रहे हैं, आधे बच्चे काम नहीं कर रहे, तो वो सक्रियता नहीं होगी, तो वो एक्टिविटी सही नहीं मानी जाएगी। सक्रियता का मतलब होता है कि प्रत्येक बच्चा सक्रिय हो, प्रत्येक छात्र सक्रिय हो, इन्वॉल्व हो।
ठीक है। अब देखिए, अब बच्चा सक्रिय होगा, हर बच्चा उसमें सक्रियता से काम कर रहा है, तो निश्चित रूप से उनमें क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, सृजनात्मकता उत्पन्न होगी। तो सक्रियता के बाद में अगली विशेषता है सृजनात्मकता, क्योंकि एक्टिविटी का मुख्य उद्देश्य होता है कि स्कूल्स में बहुत सारे प्रोजेक्ट, बहुत सारी एक्टिविटीज कराई जाती है, तो बच्चे घर पे आकर के उनको करते हैं। तो ये सीखने के लिए ही है कि वो बच्चा अनुपयोगी सामान से, वैसे स्कूलों में ज्यादातर अनुपयोगी जो सामान है, रद्दी सामान, उसको काम में लेकर के अनयूज, जैसे चॉकलेट वगैरह खा के स्टिक वगैरह होती है, उनसे कुछ चीजें बना लेना, है ना। बहुत सारी घर में ऐसी चीजें अनुपयोगी पाई जाती हैं, स्कूल्स में भी रहती हैं, तो उनको मंगा करके बच्चों से प्रोजेक्ट कराया जाता है। तो ये सारी चीजें, तो इससे क्या होगा, क्रिएटिविटी आएगी बच्चों में, जो उसके भविष्य के लिए अच्छी होगी। एक इसमें कल्पनाशीलता शब्द भी आप यहां पर जोड़ सकते हो, कल्पनाशीलता, यानी कि आप जो भी प्रोजेक्ट काम कर रहे हो, बच्चे को आपने फ्री हैंड दे दिया, बच्चे को कह दिया कि बेटा आपको ये करना है, अब बच्चा कैसे करेगा, क्या करेगा, अपना दिमाग लगाएगा और उसमें काम करता, वो कल्पना भी करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, इसको एक 8वां बिंदु आप बना करके लिख सकते हो कि कल्पनाशीलता उसमें होनी चाहिए। कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं देनी चाहिए बच्चे को जिसको बच्चा तुरंत ही सामने करता है, उसको बच्चे को लगना चाहिए कि मेरा दिमाग इसमें लग रहा है। तो कल्पनाशीलता। इसके अलावा एक इसकी विशेषता ये है कि गतिविधि जो है वो शैक्षणिक के साथ साथ सह शैक्षणिक होनी चाहिए, क्योंकि शैक्षणिक गतिविधियों में बच्चा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता है। बच्चे को बोलेंगे चलो बच्चों आज अपन गतिविधि करेंगे, गतिविधि ये है कि मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा और आप उत्तर देंगे, तो बच्चे कहेंगे सर ये तो पढ़ाई हो गई, ये गतिविधि कहाँ है। तो गतिविधि में शैक्षणिक के साथ साथ सह शैक्षणिक भी होनी चाहिए, जिनको लगे बच्चों को कि ये पाठ्यक्रम के अलावा चीजें हैं, तो बच्चा उनको इन्वॉल्व होकर के, जैसे कई बार स्कूल्स में क्या होता है, बच्चे मतलब एक्टिविटी जैसे सफाई करनी है स्कूल की, एक तरह से बागवानी करनी है, तो बच्चों को लग रहा है कि यार ये पढ़ाई नहीं है, तो आप स्कूल में अभी जैसे वृक्षारोपण कार्यक्रम चल रहा है स्कूल्स में, जो भी विद्यालय परिसर है उसमें, और स्कूल्स के बाहर जो भी गांव में जितनी भी जगह है, टीचर को एक को प्रभारी बना रखा है। ये हरित पाठशाला कार्यक्रम का नाम है हरित पाठशाला, यहाँ लिख देता हूं मैं, हरित पाठशाला। अब पाठशाला का मतलब आपका स्कूल, और पाठशाला को आपको हरा भरा रखना है पेड़ लगा करके। तो अब इस काम में बच्चों को इन्वॉल्व किया जा सकता है, और बाकायदा ऐसा स्कूलों में क्लब बनाए गए हैं, हर क्लास में क्लब बनाए गए हैं, हर बच्चे को उसमें 4 2 बच्चों का क्लब बनाया गया है, और बाकायदा जैसे 40 पेड़ लगाए तो 40 ग्रुप बनाए, हर ग्रुप में 2 या 4 बच्चे स्कूल में बच्चों की संख्या के हिसाब से बनाए गए, और एक पेड़ की जिम्मेदारी एक ग्रुप को देकर के, बेटा ये पेड़ जब तक बड़ा नहीं होगा जब तक आपकी जिम्मेदारी, तो बच्चों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है इससे। तो बच्चों ने उन पेड़ों को इतनी संभाल के रख रखा है, टाइम पे उनमें पानी देना और वगैरह सारी चीजें उनका ध्यान रखना। तो ये सारी चीजें क्या है कि ये एक्टिविटी है, सह शैक्षणिक एक्टिविटी है, तो इससे क्या है बच्चों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास होगा। तो इस तरह एक अच्छे क्रियाकलाप की ये विशेषता है। इसमें से प्रश्न इस तरह बन सकता है कि निम्नलिखित में से एक अच्छे क्रियाकलाप की विशेषता क्या है, तो इन विशेषताओं और इसी से संबंधित कुछ और विशेषताओं को आप यहाँ पर इसमें लिख सकते हो। चलिए समझ में आ गया होगा ये। अब देखिए जो चीजें हमने अभी पढ़ी हैं विशेषताएं, उसी से संबंधित बिंदु है ये भी। क्रियाकलाप के लाभ या उद्देश्य, चीज एक ही है, लाभ का मतलब प्रॉफिट बोलते हैं, सीधा सीधा लाभ। अगर आप क्रियाकलाप करोगे तो क्या लाभ होंगे, निश्चित रूप से पता है आपको कि आपने जो चीजें इससे पहले विशेषताओं में पढ़ी हैं लगभग वही चीजें यहाँ पे आएंगी। बच्चे में क्रिएटिविटी डेवलप होगी, बच्चा सक्रिय होगा, करके सीखेगा, अधिगम जल्दी होगा, शिक्षण प्रभावी होगा, ये बहुत सारी चीजें एक लाभ हैं, और लाभ के साथ उद्देश्य भी है। एक्टिविटीज को कराने का उद्देश्य मुख्य रूप से क्या है, ये सारी चीजें अपन इस बिंदु में पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहला है इसमें शिक्षण को प्रभावी बनाना। अगर मान लो क्रियाकलाप ऐसा है जिसका शिक्षण से कोई मतलब ही नहीं है, तो उस क्रियाकलाप का भी कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब जितने भी क्रियाकलाप विद्यालय स्तर पर कराए जाते हैं बच्चों से, उनका सीधा का सीधा उद्देश्य होता है कि शिक्षण को प्रभावी बनाएंगे। वो जो भी टीचिंग हो रही है उसके साथ अधिगम शब्द भी जुड़ा हुआ है, शिक्षण और अधिगम, टीचिंग लर्निंग। तो अधिगम को प्रभावी बनाना कह दो या शिक्षण को प्रभावी बनाना कह दो, ये काम है क्रियाकलाप का। क्योंकि जिन बच्चों को बच्चा मूक दर्शक होकर सीखता है, उनसे थोड़ा बोर हो जाता है, तो बच्चे को इन्वॉल्व करके अगर अपन ने खेल के माध्यम से, जैसे खेल विधि आई, तो खेल विधि क्या है, रुचि डेवलप करने के लिए खेल विधि भी एक तरह से क्रियाकलाप है, बच्चे को खेल खेल में सिखाया जाता है। तो शिक्षण को इससे क्या प्रभावी, क्योंकि बच्चा रुचि लेकर के जिस काम को करता है वो शिक्षण उस पर ज्यादा समय तक प्रभावी होता है, बच्चा जल्दी से लर्निंग करता है, जल्दी से बच्चा सीखता है। तो ये शिक्षण को प्रभावी बनाना। अगर शिक्षण प्रभावी होगा तो बच्चा क्या करे,
रहेगा सक्रिय। अब ये सक्रियता उत्पन्न करने के लिए यानी क्रियाकलाप का लाभ या उद्देश्य एक्टिव। अगर आप किसी काम को करने में एक्टिव नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है, तो समझिए कि अधिगम करने में बहुत टाइम लगेगा या अधिगम होगा ही नहीं। इसलिए आपको सक्रियता लाने के लिए यानी शिक्षण प्रभावी होगा तो उसमें सक्रियता आएगी, और सक्रियता आएगी तो अधिगम को आसान बनाया जा सकता है। यही उद्देश्य होता है। अब देखो, बच्चा सक्रिय रहेगा तो क्या करेगा, रटने के बजाय समझने पे बल। अब उस क्रियाकलाप में क्या होता है, रटाना नहीं है बच्चे को, खेल खेल में सिखाना है सारी चीजें, प्रोजेक्ट मेथड से सिखाना है, पर्यटन विधि से सिखाना है, समाजविधि विधि से सिखाना है। बहुत सारी सोशल स्टडी में तो बहुत सारी विधियां हैं जिनका प्रयोग करके बच्चे को ऐसा लगता है कि यार मैं पढ़ाई नहीं कर रहा पर सीख सारी चीजें हो जाता है। पढ़ेंगे अपन शिक्षण विधियों में सारी चीजें। तो अगला जो उद्देश्य या लाभ है वो है रटने के बजाय समझने पर बल। अगर बच्चा ज्ञान को, विषय वस्तु को समझेगा तो जो उद्देश्य है उसका, हमारा उद्देश्य क्या है, बच्चा वस्तु को समझे, विषय वस्तु को, और उसको अपने जीवन में उतारे और उसके व्यवहार में परिवर्तन हो। यही तो हमारा उद्देश्य है। अब जब बच्चा समझने पर बल देगा तो निश्चित रूप से क्रिएटिविटी या सृजनशीलता का विकास होगा। चीजें वो क्रिएटिव होने लग जाएंगी, बच्चा इन्वॉल्व हो रहा है, सक्रिय हो रहा है, तो निश्चित रूप से वो अपनी कल्पना का प्रयोग करेगा, और कल्पना का प्रयोग करेगा तो उसमें सृजनशीलता का विकास होगा, जो कि उसके भविष्य को निश्चित करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। चलिए, क्रिएटिविटी आ गई। इससे एक चीज और होगी क्रियाकलाप से कि मानसिक और चिंतन शक्ति का विकास, क्योंकि बच्चा समझ रहा है, सक्रिय हो रहा है, दिमाग भी लगाएगा। ये जिसको करें ना अपन कल्पनाशीलता, यहां आप कल्पनाशीलता शब्द भी लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं आप कल्पनाशीलता। तार्किकता भी आप लिख सकते हैं। ये चीजें और पॉइंट जोड़ लेना आप इसमें है। तो इसी मानसिक चिंतन शक्ति, मानसिक या चिंतन शक्ति के विकास से संबंधित ही है ये। तो ये क्रियाकलाप के लाभ या उद्देश्य हैं कि अगर बच्चे को एक्टिव आप करेंगे तो बच्चा अपने दिमाग का प्रयोग करेगा। हम क्या करते हैं, आगे से आगे बच्चों को परोस देते हैं चीजें ला करके के ले बेटा, तो वो काम करने ही नहीं देते। बच्चे को माहौल दो, बच्चे पे भरोसा करो, उसको अवसर दो सीखने के, और ये अवसर दोगे तो निश्चित रूप से उसकी चिंतन शक्ति में विकास होगा। और जब उसकी चिंतन शक्ति में विकास होगा तो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, जो हमने उद्देश्य तय किया है कि इस काम को सिखाने से हम बच्चे में ये परिवर्तन करेंगे, तो निश्चित रूप से वो परिवर्तन आप कर पाएंगे। तो ये क्रियाकलाप के लाभ या उद्देश्य हमने पढ़े, और भी इस तरह के उद्देश्य इसमें आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि अब इसमें ये भी कह सकते हैं कि अच्छे क्रियाकलाप के क्या लाभ है कि भाई अगर अच्छा क्रियाकलाप हम बच्चे को कराएंगे तो बच्चे के भविष्य को सुधार सकेंगे, उसका चरित्र निर्माण हम कर सकेंगे, उसके कार्य क्षमता उसमें विकसित कर सकेंगे। अच्छा, ये शारीरिक उसका विकास भी हम इसमें कर पाएंगे। बहुत सारे बिंदु आप इसमें जोड़ सकते हैं। शारीरिक विकास जोड़ दो, क्योंकि बच्चा एक्टिव होकर के काम करेगा तो निश्चित रूप से शारीरिक विकास भी होगा। वही मानसिक और शारीरिक दोनों विकास इसमें होंगे बच्चे के। तो इसको आप अगला 7वां पॉइंट बना करके यहाँ ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गई होंगी चीजें। अब देखिए, एक दो चीजें और हैं इसमें। क्रियाकलाप के प्रकार जो हमने अभी प्रारंभ में बात की थी, दो प्रकार का होता है, शैक्षणिक क्रियाकलाप और सह शैक्षणिक क्रियाकलाप। आप खूब स्कूल में पढ़े हुए हैं, पढ़ाई के साथ साथ में और भी चीजें स्कूल्स में होती हैं, स्काउट वगैरह, ये सारी चीजें, बागवानी वगैरह, गांव में आप रैली निकालते हो, है ना। तो ये सारी बहुत सारी चीजें होती हैं। क्या उद्देश्य है उनके, क्योंकि अगर केवल बच्चे को मतलब पढ़ाई पे ध्यान देंगे तो बच्चे का मानसिक विकास तो हो जाएगा, लेकिन शारीरिक विकास और सामाजिक विकास, नैतिक विकास नहीं होगा। इसलिए ये तो उसके केवल बौद्धिक विकास से संबंधित फैक्टर है, बौद्धिक विकास से संबंधित है, और ये सह शैक्षणिक जितनी भी गतिविधियां हैं वो उसके मानसिक, ये मानसिक की बजाय इसको कहो आप उसके नैतिक विकास, सामाजिक विकास, बिल्कुल ये उसके नैतिक और सामाजिक विकास से संबंधित है, और कह सकते हैं कि सर्वांगीण विकास से संबंधित गत क्रियाकलाप है। अब देखिए इनमें होता क्या है। क्रियाकलाप के प्रकार शैक्षणिक, कक्ष में संपन्न होते हैं, बिल्कुल सही बात है कि शैक्षणिक क्रियाकलाप कक्ष में संपन्न होते हैं। इसका मतलब यह है कि वो चार दीवारी वाली कक्षा नहीं, कभी कभार यहाँ पेड़ के नीचे
ये देखो पेड़, या भी बच्चे पढ़ के बैठ के पढ़ सकते हैं। तो पेड़ के नीचे बच्चा पढ़ रहा है, ये कक्षा कक्ष में पढ़ रहा है। तो यहाँ कक्षा कक्ष का मतलब आप ये सोचना कि जहाँ एक शिक्षक है, शिक्षार्थी हैं, ब्लैक बोर्ड इत्यादि है, ये चीज यहाँ भी उपलब्ध है। तो ये सारी चीजें कक्षा कक्ष कहलाएंगी इस संदर्भ में। अगला है पाठ्यक्रम आधारित, जो भी यानी शैक्षणिक जितने भी क्रियाकलाप है वो एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है, उसके आधार पर ही संचालित किए जाते हैं, क्योंकि एक लिमिटेड टाइम में लिमिटेड वो जो जितना भी जो कोर्स है उसको लिमिटेड टाइम में बच्चों को सिखाना भी होता है, तो उसका दायरा सीमित होता है। बच्चा टीचर अगर बहुत सारी चीजें पाठ्यक्रम से इधर पढ़ाने लग गया तो कोर्स को टाइम पे नहीं करा पाएगा। ठीक है, तो पाठ्यक्रम आधारित होता है शैक्षणिक गतिविधियों में, मौखिक और लिखित दोनों रूपों में। जो भी मतलब ये शैक्षणिक क्रियाकलाप होते हैं वो मौखिक और लिखित दोनों रूपों में होता है। जैसे लिखित रूप में बच्चे को लिखाना पढ़ाना ये सारी चीजें, मौखिक रूप में बच्चे को व्याख्यान देना, कहानियां सुनाना इत्यादि सारी चीजें। समाज का किताबी ज्ञान, अब ये मान लो कि सामाजिक जितनी भी दिनचर्या है, जितनी भी क्रियाकलाप है, जितनी भी ज्ञानात्मक जितनी भी जानकारी है, सूचनात्मक तथ्यात्मक, उनका एक तरह से संग्रह किताबों के अंतर्गत होता है। तो कह दो कि सामाजिक ज्ञान का किताबी संग्रह या समाज का किताबी ज्ञान इसमें दिया जाता है शैक्षणिक में। तथ्यात्मक और जानकारी, इसमें तथ्यात्मक जानकारी होती है और सिद्धांतों की जानकारी होती है कि समाज कैसे बना, क्या बना, कैसे बना, इतिहास में क्या है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन, आधुनिक भारत। तो ये सारी चीजें तथ्यात्मक जानकारी ये शैक्षणिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आएगा। अगला है ये सह शैक्षणिक क्रियाकलाप। ये देखिए सह शैक्षणिक को करिकुलर कहते हैं, सामान्यतः कक्षा कक्ष के बाहर की गतिविधि, कक्षा कक्ष के बाहर की गतिविधि इसमें शामिल होती है, पाठ्यक्रम के अतिरिक्त होता है। ये सह शैक्षणिक क्रियाओं के लिए कोई कहता नहीं है कि आपको बच्चे को ये कराना ही पड़ेगा। ये विद्यालय संस्था प्रधान और उसके स्टाफ पर निर्भर करता है कि वो बच्चों को किस तरह, मतलब बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर, उनकी शारीरिक क्षमताओं के आधार पर, उनकी मानसिक क्षमताओं के आधार पर उनको कार्य का विभाजन या उनसे क्रियाकलाप कराता है जो भी विद्यालय है। तो ये पाठ्यक्रम के अतिरिक्त होता है। अगला है बच्चे का भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक विकास। देखिए या नैतिक, सामाजिक या भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक विकास की हमने बात की थी, ये सह शैक्षणिक गतिविधियों में होता है। जबकि यहाँ पर बच्चा केवल बौद्धिक विकास की बात करता है, मानसिक विकास की बात करता है। यहाँ पे भावनात्मक और शारीरिक विकास भी होता है, क्योंकि खेल इत्यादि खिलाए जाते हैं। जितने भी खेल है, ग्राउंड में ले गए, खेल का पीरियड होता है स्कूल में, क्यों भाई? उसका औचित्य है, उसका एक उद्देश्य है कि ये नहीं कि बच्चे को पढ़ा करके केवल ज्ञानी बना दो। अरे भाई उसके शरीर का विकास भी तो करो, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। इसलिए शारीरिक विकास होना भी उसके सर्वांगीण विकास का हिस्सा माना जाता है और जरूरी है, उद्देश्य भी है। अगला है समाज की समस्याओं के प्रति समझ। इन सह शैक्षणिक क्रियाओं से बच्चा समाज के प्रति अपनी समझ को विकसित करता है। कैसे करेगा? अब आप कहोगे कि सर खेल खेलने से कैसे करेगा? अरे भाई जब वो बच्चा इतने सारे बच्चों के बीच में खेल खेलेगा, लड़ाई झगड़े भी होंगे, तो वो सीखेगा उनसे, बाकायदा एक दूसरे में सहयोग की भावना आएगी, सहिष्णुता की भावना आएगी, एक दूसरे में प्रेम और स्नेह की भावना आएगी, मेरी टीम भावना है, प्रतिस्पर्धा की भावना आएगी उसमें। तो वो समाज की जो समस्याएं हैं कि समाज में क्या होता है, सामंजस्य की कमी होती है, जब भी तो लड़ाई झगड़े होते हैं समाज में। तो वहां भी बच्चों में जो टीम बना ली और किसी बात पे सामंजस्य की कमी है तो लड़ाई झगड़े होंगे। तो बच्चा सीख रहा है बचपन से उन्हीं चीजों को, सहयोग की भावना भी वो सीख रहा है। दूसरा, समाज में नागरिकों के बंधन मजबूत होते हैं। जैसे मान लो कैसे होंगे बंधन मजबूत? अब स्कूल में पढ़ रहा है विद्यार्थी, सह शैक्षणिक गतिविधियां कर रहा है, चलो बच्चों आज रैली निकालेंगे, स्वच्छता अभियान की रैली निकाली, ठीक है, और दहेज प्रथा विरोधी रैली निकाली। तो इस तरह की रैलियां निकालते जब जैसे ही वो बाजार में जाते हैं, अपने गांव में जाते हैं, अपने आसपास के परिवेश में घूमते हैं, तो गांव वालों को देखते हैं कि गांव वाले हमें कैसे देख रहे हैं, थोड़ा झिझक भी उनकी खुलती है। दूसरा, चलते चलते गांव वाले देखते हैं कि बेटा इस चीज की रैली निकल रही है, कि दहेज प्रथा विरोधी रैली निकल रही है या ये स्वच्छता अभियान की रैली निकल रही है। तो बच्चे और समाज के लोग भी बच्चों को उस दृष्टि से देखते हैं कि हमारा बच्चा देखो कितना मतलब जागरूक है जो रैलियां निकाल रहा है, बिल्कुल नारे लगा लगा करके रैलियां बोलते हैं। तो ये सारी चीजें सह शैक्षणिक गतिविधियां बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है क्रियाकलाप का, या कहें कि विद्यालय शिक्षा का। ठीक है, चलिए अब देखिए छोटी सी चीज और है इसमें ये है बात कि सह शैक्षणिक गतिविधियों या क्रियाकलापों का विभाजन वैसे तो नहीं कर सकते आप, कोई ऐसा ना तो किताबों में दे रखा है इस तरह का विभाजन, और ना आप कर सकते। जो चीज़ें सुविधाजनक विद्यालय स्तर पे लगती हैं बच्चों के हिसाब से, उन क्रियाकलापों को करा लिया जाता है। और यहाँ कोई इनके विभाजन का कोई आधार नहीं है कि हमने फिर भी थोड़ा सा, मतलब हमें ऐसा लगता है कि इनको विभाजित थोड़ा सा किया जा सकता है। जैसे कुछ गतिविधियाँ ऐसी होती हैं जो सामुदायिक गतिविधियाँ होती हैं, समुदाय से संबंधित
संबंधित होती हैं, कुछ ऐसी गतिविधियां होती हैं जो शारीरिक गतिविधियां होती हैं, यानी कि जो बच्चों के शरीर से संबंधित या शारीरिक विकास से संबंधित होती हैं, कुछ ऐसी गतिविधियां या एक्टिविटीज होती हैं जो साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां कहला सकती है कि बच्चे में थोड़ा सा संस्कृति के प्रति समझ विकसित होगी, साहित्य के प्रति समझ विकसित होगी। तो ये सांस्कृतिक रूप से बच्चे को अपनी संस्कृति से परिचित कराती हैं। तो थोड़ा सा इनकी प्रकृति के आधार पर इनको विभाजन किया गया है। ऐसा कोई हालांकि कोई विभाजन का कोई आधार नहीं है इसका, अपने एक थोड़ा सा अध्ययन की सुविधा के लिए कि सामुदायिक गतिविधियां क्या होती है, जागरूकता अभियान। अगर बच्चा जागरूक कैसे हो, जागरूकता अभियान का मतलब इसको सामुदायिक में शामिल क्यों किया गया है, क्योंकि ये केवल विद्यालय के अंदर नहीं है कि बच्चे को जागरूक कर दिया, बच्चा जनता को जागरूक कर रहा है, अपने गांव वालों को जागरूक कर रहा है कि भैया सफाई रखो। वो अभियान निकाल के नुक्कड़ नाटक, रैली इत्यादि ये सारे काम इस जागरूकता अभियान में आ सकते हैं। और मुख्य रूप से तो इसके लिए रैली, क्योंकि अब देखो सह शैक्षणिक गतिविधि है, लगना कुछ नहीं है, तख्तियां बना लो, कागज पे लिख के स्वच्छ रहेगा देश हमारा, जिंदा तभी रह पाएंगे, इस तरह कोई पंक्ति बना के और सारे बच्चों को एक एक तख्तियां दे दो। तो रैली बहुत आसान तरीका है, इसमें बहुत संसाधनों की आवश्यकता नहीं है, इसलिए जागरूकता अभियान। कुछ क्षेत्रीय स्तर के कार्य, जैसे गांव में मान लो कोई काम हो रहा है, क्षेत्रीय स्तर में विद्यालय के आसपास या कोई ग्राउंड की सफाई कर दी, या वहां पे सामुदायिक कार्य के रूप में सारे बच्चे बुला लिए, गांव वाले भी वह काम कर रहे हैं, बच्चों को भी लगा दिया काम में कि जाओ बेटा ग्राउंड को साफ करो, गांव वाले भी कर रहे हैं। या गांव की किसी कोई ऐसे मुद्दे पे कोई प्रोग्राम हो रहा है गांव में, बच्चे देख रहे हैं उसको, सामुदायिक एक्टिविटीज हो गई, उत्सव रैली वैसे इसके अंतर्गत भी आ सकती हैं, सांस्कृतिक के अंतर्गत भी आ सकती हैं। ठीक है, श्रमदान कराना, बच्चे से श्रमदान कराना, स्कूल के स्तर पे भी और गांव के स्तर पे भी श्रमदान, यानी कि उनसे काम ऐसा कराना जिससे शारीरिक विकास भी हो और समाज के लिए एक तरह से उदाहरण भी पेश हो उससे। समाज सेवा, ये समाज सेवा के कार्यों में बच्चे को लगाना। शैक्षिक भ्रमण भी इसमें हो जाता है सामुदायिक गतिविधियों, क्योंकि बच्चा जब ग्रुप में जाता है तो वो समाज में रहना सीखता है। तो सामुदायिक गतिविधि है, व्यक्तिगत नहीं है। ग्राम उन्नयन के कार्य कराना, ग्राम विकास के कार्य कराना, ये सारी चीजें सामुदायिक गतिविधियों में आ गई। कुछ सर्वेक्षण बच्चों को दे दिया कि जैसे बच्चों को भेज दिया कि बच्चों जाओ घर घर जाकर के ये पता करो कि कितने गांव में लोग पढ़े लिखे हैं, 5वीं क्लास पास कितने हैं, 10वीं पास कितने। तो ऐसा प्रोजेक्ट बच्चों को दे दिया गतिविधि, तो गाँव वालों से रूबरू होगा। तो ये एक तरह से सामुदायिक गतिविधियां हैं। शारीरिक गतिविधियों में खेलकूद प्रतियोगिता तो सबसे महत्वपूर्ण है ही। स्कूल स्तर पर बच्चों की खूब सारी खेलकूद प्रतियोगिताएं होती हैं, है ना। और योग अभ्यास आजकल कंपलसरी कर दिया है विद्यालयों में। योग दिवस के दिन तो सारा स्टाफ भी जो है योग करता है, और रोज जो अपनी असेंबली होती है या प्रार्थना सभा में बच्चों को रोज योग अभ्यास कराया जाता है शारीरिक शिक्षक के द्वारा। अच्छा, विद्यालय में बागवानी भी कराई जा सकती है। बागवानी से शारीरिक का संबंध क्या है, वो बागवानी करेगा तो थोड़ा बहुत चलाएगा हथियार औजार वगैरह, तो कुछ ना कुछ शारीरिक विकास होगा। स्काउट, एनसीसी, एनएसएस, ये देखिए ये कुछ एक्टिविटीज हैं जो बच्चे के शारीरिक विकास से संबंधित है। ये कंपलसरी नहीं है, शैक्षणिक नहीं है, सह शैक्षणिक है कि पाठ्यक्रम के साथ साथ इन को करिकुलर एक्टिविटीज, कोई चाहो तो एनसीसी में हिस्सा ले सकता है, कोई चाहो तो मत लो। तो वो डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर कि वो, फिर भी शिक्षक की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे बच्चों को स्काउट, एनसीसी इत्यादि में शामिल करे ताकि उनका शारीरिक विकास हो। अगला है साहित्यिक या सांस्कृतिक, जैसे उत्सव त्योहारों का मनाया जाना। विद्यालय में कोई भी उत्सव और त्योहार है उसका आयोजन किया जाता है, बच्चा अपनी संस्कृति के रंगारंग कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी संस्कृति से परिचित होता है। ठीक है, गायन वादन प्रतियोगिता स्कूल्स में होती है, नाटक मंचन होते हैं, बाल सभा होती है, चित्रकला प्रतियोगिता, कठपुतली प्रदर्शन। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिससे बच्चे को अपने क्रियाकलापों के बारे में, या कहें कि अपनी संस्कृति के बारे में पता चलता है। ये सह शैक्षणिक गतिविधियां हैं जो बहुत, मतलब शैक्षणिक के साथ साथ कहो कि उनसे ज्यादा जरूरी है। ये ज्ञानात्मक के साथ साथ में बच्चे का सर्वांगीण विकास, भावनात्मक विकास और नैतिक विकास इन गतिविधियों पर निर्भर करता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी कुछ गतिविधियां इसमें आप शामिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, ये आपका ये कक्ष की प्रक्रियाएं, क्रियाकलाप और विमर्श का ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इससे संबंधित प्रश्नोत्तरी आपको अगले वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।